मैट्रिक्स में आगे शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ों की अब हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे अगर R2 का कोई भी पॉइंट दिया गया है एक्स वाई, R2 का मतलब टू डायमेंशनल स्पेस, जैसे 2D की हम बात कर रहे हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। इसका अगर कोई भी पॉइंट आपको दिखा यहाँ पर दिया जाता है, जैसे दे दिया जाए ऑर्डर्ड पेयर 2, 3, यानी आप x एक्सिस पर 2 चले हो और y एक्सिस पर 3 चले हो, तो ये x पर 2 डिस्टेंस आगे गए और y पर 3 आगे गए, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला 2, 3। ये तो हो गया इसको ऑर्डर्ड पेयर यानी कोऑर्डिनेट के टाइप में लिखने का। अब अगर आप चाहो तो आप इस ऑर्डर्ड पेयर को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, और मैट्रिक्स भी कैसी, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी चाहे आप लिखो 2, 3 और चाहे ऐसे आप लिख दो 2, 3। इसमें देखो पहली रो दूसरी रो, यानी रो की संख्या 2 है और कॉलम सिर्फ और सिर्फ कितना है 1, इसको आप कॉलम वेक्टर बोलते हो। इसी तरह 3D का अगर कोई पॉइंट दिया जाए, जैसे 3D का पॉइंट यहाँ पर हमको दे दिया जाए 1, 2 और 4 दे दिया जाए, तब आप इसको चाहे तो इस तरह ट्रिपलेट, इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। अच्छा, जब यही 4 पॉइंट दिए जाते हैं जैसे x1, x2, x3 और x4, ये 4D का पॉइंट होता है। 4D जिसके पास x1 एक्सिस है, x2 एक्सिस है, x3 एक्सिस है, x4 एक्सिस है, तो आप इसको चाहे तो इस तरह, इसको 4 टपल कहा जाएगा, 4 टपल। चाहे आप इसको 4 टपल के फॉर्म में लिखिए और चाहे आपकी मर्जी आप इसको एक कॉलम वेक्टर यानी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। ये इस तरीके से x1, x2, x3, x4, चाहे इस तरीके से लिखे। ये रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। तब यानी किसी भी कॉलम वेक्टर को लिखने के आपके पास 2 तरीके हैं, या किसी 4 टपल को लिखने के आपके पास 2 तरीके हैं। जो ये है वही ये है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका बदला गया। लेकिन रो वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे आपको ये कहा जाए कि x1, x2 और x3, एक तो ये दे दिया गया और इसी को किसी ने ऐसा लिख दिया x1, x2, x3। अब सोचो ये जो है ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, इसमें एक रो है और पहला, दूसरा, तीसरा 3 कॉलम है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं होती। लेकिन ये और 3D के फॉर्म में लिखने का ये ऐसा x1, x2, x3, ये दोनों चीजें बराबर हैं, जो ये है वही ये है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं होता। इसका मतलब आप किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर चाहो तो कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, और ये ज्यादा हेल्पफुल होगा कई जगह पर हमें कैलकुलेशन करने में, क्योंकि अब हमको पता लग गया है कि जो आपका टपल होता है वो टपल आपका एक मैट्रिक्स के तौर पर लिखा जा सकता है। जैसे अब किसी ने कहा ना, जैसे 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया जिसमें लंबाई है चौड़ाई है, 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, इस तरीके से 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, n डायमेंशनल की बात करें तो जो n डायमेंशनल होता है जिसके पास n एक्सेस होंगी उसका पॉइंट लिखा रहता है x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, xn। चाहे आप ये लिखो इस तरीके से, इसको n टपल बोलते हैं। लीनियर अलजेब्रा में ये सारी बातें बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आती हैं, इसको n टपल्स बोलते हैं। अब चाहे आप इसी को लिख दो इस तरीके से x1, x2 सो ऑन xn। इसमें अगर रो की संख्या गिनी जाए तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, nth, इसका मतलब रो की संख्या n, लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक, दैट्स द n क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो आप किसी भी n टपल को n क्रॉस 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। इसी बात के ऊपर लिखा गया है इफ कोऑर्डिनेट x, y बिलोंग टू द R2, अगर ये 2D का कोई कोऑर्डिनेट है, we can also write it, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज अ कॉलम वेक्टर, जैसे कि ये एक कॉलम वेक्टर हो, ये कॉलम वेक्टर यानी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। इफ x, y, z बिलोंग टू द R3, अगर ये 3D का कोई पॉइंट है तो we can also write it as a column vector x, y, z, यानी आप इस दिए गए कोऑर्डिनेट को एक मैट्रिक्स के तौर पर लिख सकते हो जिसका ऑर्डर होता है 3 क्रॉस 1। इसी को लिखते हैं इन जनरल x1, x2, x3 इस तरीके से चलते हुए सो ऑन, xn कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में x1, x2 अप टू सो ऑन चलते हुए xn, इस तरीके से। और ये जो होगा, सोचो इसके पास कितनी एंट्री, n एंट्री है, तो ये जो n एंट्री का वेक्टर आपको नजर आ रहा है ये आपका बिलोंग करेगा Rn में।
जब हम 2 एंट्री भरे तो R2 का मेंबर हुआ, 3 दिए तो R3 का मेंबर हुआ, n दिए तो Rn का मेंबर हुआ। सोचो जिस वक्त ये Rn का मेंबर है उस वक्त इस कॉलम वेक्टर का ऑर्डर है n क्रॉस 1, यानी जिस दिन ये Rp का मेंबर होगा, यानी pth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस अभी हम वर्डिंग नहीं बोल रहे हैं, ये लीनियर अलजेब्रा का टर्म है। अगर ये किसी p डायमेंशनल स्पेस का हुआ तो अब ऐसे केस में ये होगा p क्रॉस 1 का, और ये जाएगा x1 x2 सो ऑन xp। तो तुम लोगों को बेसिकली सिर्फ एक बात ये याद रखनी है कि 2D का कोई भी पॉइंट इस तरह मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3D के भी किसी पॉइंट को आप 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स में लिख सकते हो, 4D के किसी पॉइंट को यानी 4 डायमेंशनल के पॉइंट को 4 क्रॉस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। इस लिखे गए कोऑर्डिनेट के हमेशा आपके पास दो तरीके मौजूद होंगे, लेकिन आप इनको यानी x1 x2 x3 को कभी भूल कर भी इस तरीके से ना लिखना, x1 x2 x3 ये ना लिखना। ये जो होती है ये 3 क्रॉस 1 की, सॉरी इसमें रो की संख्या एक ही है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है, जबकि ये जो होगा मैट्रिक्स में आएगा तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगा। तो ये और ये दोनों अलग चीजें हैं, जबकि ये और ये दोनों सेम चीजें हैं। आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में। ठीक, पहले ये ऊपर वाली बात जनरलाइजेशन नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इन जनरल ये वाली बात नोट करना, ये n क्रॉस 1 है, इसको फिर से वापस लिख दे रहे हैं, n क्रॉस 1 ये 3 पॉइंट फटाफट नोट कर लो, चलते हैं आगे। डबल स्टार करके ये बात लिखना, डबल स्टार बना लेना, और इसके बाद अब यहाँ पर इसमें लिखने की शुरुआत करना। इफ कैपिटल A इज m क्रॉस n, इफ कैपिटल A इज m क्रॉस n, कैपिटल A को m क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, एंड कॉमा करके लिख देना, कैपिटल B इज n क्रॉस p, जो आपका कैपिटल B है वो m क्रॉस p की मैट्रिक्स है, एंड वेक्टर x, ये जो आपका वेक्टर x है बिलोंग करता है Rp से। मेरे ख्याल से अब दिमाग चल गया होगा, x को Rp से बिलोंग कराए हैं, यानी आप चाहे तो लिखो x इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x1 x2 अप टू सो ऑन xp, और चाहे तो आप इसी को लिखो कॉलम वेक्टर के फॉर्म में x1 x2 अप टू सो ऑन xp। अब गौर करो ये मैट्रिक्स होगी p क्रॉस 1 की, और दिमाग चलाना, कैपिटल B का ऑर्डर देखो, कैपिटल B अगर यहाँ बैठाई जाए तो B का ऑर्डर है n क्रॉस p, और अगर x बिलोंग करता है Rp से तो इस x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, p क्रॉस 1। सोचो इसमें मौजूद यानी B में मौजूद कॉलम की संख्या इस दूसरी वाली मैट्रिक्स में मौजूद रो की संख्या के बराबर है, यानी आप चाहो तो आप b n क्रॉस p मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले सकते हो इस दिए गए वेक्टर x के द्वारा, क्योंकि इस वेक्टर x का ऑर्डर है p क्रॉस 1, और जो तैयार होगा सोचो वो क्या होगा, जो तैयार होगा उसको अगर थोड़ी देर के लिए वेक्टर x डैश का नाम दे दें, दोनों के प्रोडक्ट से आया तो ये तो बराबर है प्रोडक्ट हो गया, जो नया आएगा उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस 1, यानी ये बिलोंग करेगा किससे, Rn से बिलोंग करेगा। तो आप इनको और इनको प्रोडक्ट कर सकते हो। इफ कैपिटल A इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, कैपिटल B इज n क्रॉस p मैट्रिक्स, और ये जो वेक्टर x है इसको हम मान के चल रहे हैं ये Rp का मेंबर है, बिलोंग टू द Rp। ठीक, देन अब जो हमें प्रूफ करना है वो हम दिखाने चल रहे हैं। देन ऐसे मामलों में a इंटू बी एक्स, a इंटू बी एक्स बराबर होता है ए बी इंटू एक्स। पर्टिकुलर केस है, सोचो हम दिखाने के वाले हैं। आज की तारीख में कैपिटल ए कौन है, मैट्रिक्स है, बहुत इत्मीनान से समझना इस बात को, कैपिटल ए मैट्रिक्स है। कैपिटल बी की बात करो तो कैपिटल बी भी क्या है, मैट्रिक्स है। और x की बात करो तो x
दिखा भले कोऑर्डिनेट के जैसा, लेकिन वास्तविकता में एक्स भी क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में भी कैसी मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर, जिसके पास एक ही कॉलम है और रो टोटल कितनी आ रही है, पी। जितनी एंट्री आएंगी एक्स के पास उतनी ही एक्स के पास रो होती है। तो एक पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी मैट्रिक्स, और हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि चाहे आप पहले बी और एक्स का प्रोडक्ट कर लो, फिर आई हुई रिजल्ट पे मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट करो, और चाहे आप पहले ए बी का प्रोडक्ट कर लो और फिर उसमें इस दिए गए कॉलम वेक्टर एक्स का प्रोडक्ट करो, दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। अभी हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं कि अगर कैपिटल ए m क्रॉस n का हो, कैपिटल बी n क्रॉस p का हो, और x आपका p क्रॉस 1 का हो, तो ये जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है, यानी ये साहचर्यता नियम को फॉलो करता है। एक बार हम ये दिखा ले गए तो हम बड़े आसानी के साथ दुनिया की किसी भी 3 मैट्रिक्स के लिए जिनका आपस में प्रोडक्ट पॉसिबल है, जैसे अगर हम कहें ना a b c ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। यानी आप पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए अगर इस बात को प्रूफ कर ले गए तो निश्चित तौर पर यही आपको हेल्प करेगा इस बात को प्रूफ करने में कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। इसीलिए पहले एक सब रिजल्ट के तौर पर इसको प्रूफ कर रहे हैं। बहुत ध्यान से इस बातों को समझना। ये सारी बातें ना अगर हम नॉर्मली दूसरे रास्ते से जाएं तो थोड़ा भारी पड़ जाता है, इसीलिए इस रास्ते से चल रहे हैं, समझना। इसको हम लास्ट वीडियो में भी बताए हुए थे कि अगर जैसे कोई मैट्रिक्स कैपिटल बी लिखी गई है 1 2 3 4 2 1 3 2 2 4 2 2 6 2 8 ऐसी कोई मैट्रिक्स लिखी है, रो की संख्या देखी जाए तो रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या देखो 1 2 3 4 5, कॉलम की संख्या 5 है, 3 क्रॉस 5। आप इसको जिस दिन सिंबल में लिखना चाहो ना, आप इसको कह सकते हो, हम इस पूरे के पूरे पहले कॉलम को मान लेते हैं दिस इज द वेक्टर b1, ये पहला कॉलम वेक्टर हो गया अपना। इस पूरे के पूरे कॉलम को हम मान लेते हैं दिस इज द वेक्टर b2, इस पूरे के पूरे कॉलम को हम मान लेते हैं दिस इज द वेक्टर b3, इसी तरह बाकी को दो वेक्टर b4 एंड वेक्टर b5 ये मान सकते हैं। और अब ये मैट्रिक्स कैपिटल B हो गई, जहां पर जो b1 है, समझ की बात है, b1 इज इक्वल टू है 1 2 3। इसी तरीके से जो वेक्टर b2 अपना है, वेक्टर b2 इज इक्वल टू है 4 2 1, और इसी तरह से बाकी के b3 बराबर दिस, b4 बराबर दिस, b5 बराबर दिस। यानी अब आज की तारीख में जो मैट्रिक्स कैपिटल B इस तरीके से लिखी गई थी, एक एक डिजिट अलग करके हमने उसके पहले कॉलम को कर दिया वेक्टर b1, दूसरे कॉलम को कॉलम वेक्टर b2 कर दिया, तीसरे कॉलम को कॉलम वेक्टर b3 कर दिया, चौथे कॉलम को कॉलम वेक्टर b4 कर दिया, और पांचवें कॉलम को कॉलम वेक्टर b5 कर दिया। इस तरीके से हम इसको सिंबल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस दी गई मैट्रिक्स जो n क्रॉस p है, दिमाग चलाना, जितने कॉलम हैं 5 उतने ही कॉलम वेक्टर रखे गए हैं, क्योंकि हर एक कॉलम को आपने कॉलम वेक्टर की तौर पर लिख दिया है, हर एक कॉलम को। तो अगर आपके पास 10 कॉलम होते ना, तो इधर 10 कॉलम वेक्टर सज रहे होते। इसका मतलब हम ये काम करना चाहते हैं, इससे आइडिया लेकर के कि अगर मेरी मैट्रिक्स दी गई है कैपिटल बी n क्रॉस p की, तो गौर करना कैपिटल बी कैसी रही होगी। कैपिटल बी मैट्रिक्स रही होगी b11 b12 b13 अप टू सो ऑन b1p, टोटल p कॉलम है, b21 b22 b23 सो ऑन b2p। इस तरीके से चलते हुए कितनी रो है, n रो है, तो bn1 चलते हुए bn2, इस तरीके से bn3 सो ऑन bnp, ऐसा रहा होगा। हमने क्या किया, हमने इस पूरे के पूरे पहले कॉलम को वेक्टर b1 मान लिया, तो मैट्रिक्स बन रही है, देखना, पहला कॉलम वेक्टर b1, इस पूरे को हमने दूसरा कॉलम b2 मान लिया, तो ये हो गया सेकंड कॉलम वेक्टर b2। इस तरीके से चलते हुए इस लास्ट वाले को pth वेक्टर मान लिया, दिस इज द वेक्टर bp। सो इफ कैपिटल B is the matrix of size n cross p, then you can write matrix capital B as the first column b1, first second column b2, so on, pth column vector bp। आप इस पूरे को सिंबॉलिक तौर पर इतने छोटे पर लिख सकते हो, और यहीं से हमारी शुरुआत हो जाएगी प्रूफ की। अच्छा, यहीं पर आगे बता रहे हैं वेयर, जहां पर देखना x को हम क्या लिखने वाले हैं, x को हम लिख सकते हैं, ये रहा x1 x2
सो ऑन एक्स पी, इस तरीके से लिखना है, यानी ये p क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई। अब आप प्रूफ देखते हैं, प्रूफ इस बात का कैसे होगा। सबसे पहले आप ना b को उठा लो, लेट माना कैपिटल B इज इक्वल टू, आप b के पहले कॉलम को लिख दो वेक्टर b1, दूसरे कॉलम को आप लिख दो वेक्टर b2, तीसरे कॉलम को आप लिख दो वेक्टर b3, इस तरीके से चलते हुए आप लास्ट वाले कॉलम को लिख दो वेक्टर bp, क्योंकि आपके पास टोटल p कॉलम है। अब आप इसमें x का मल्टीप्लाई करो, नाउ b इंटू वेक्टर x, वास्तविकता देखा जाए ना b n क्रॉस p की मैट्रिक्स, x p क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो और बिल्कुल इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि जितना b में कॉलम है उतना ही इस मैट्रिक्स में रो की संख्या है, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखना हम इधर रख रहे हैं वेक्टर b1, वेक्टर b2 अप टू सो ऑन, चलो एक b3 भी लिख ही देते हैं, वेक्टर b3 अप टू सो ऑन वेक्टर bp, ये रहा। और यहाँ पर देखना, यहाँ हम लिख रहे हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xp, जरा दोनों का मल्टीप्लाई करो। आप जानते हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होता है, दिस इनटू दिस, तो b1 इंटू x1, ये x1 ना एक नंबर है, तो नंबर को आप उधर इधर कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये आपका कॉलम वेक्टर है। पहले बताया पूरे कॉलम को आपने छोटा सा नाम दे दिया है वेक्टर b1, बस इस तरीके से। तो आप इसको लिख सकते हो x1 इंटू b1, ध्यान से देखना, x1 इंटू वेक्टर b1, एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x2 इंटू वेक्टर b2 प्लस x3, यहाँ x3 होता है, x3 इंटू वेक्टर b3 प्लस xp इंटू वेक्टर bp, तो चलते हुए सो ऑन प्लस xp इंटू वेक्टर bp, ये आप लिख सकते हो। ये आपका तैयार हुआ b इंटू x। अब इस bx पे आप मल्टीप्लाई कर दो किसको, a को, तो देखना क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू bx इज इक्वल टू a इंटू bx, देखना ये होगा कैपिटल A, ठीक, इंटू bx, अब आप तैयार कर चुके हो, इंटू x1 वेक्टर b1 प्लस x2 इंटू वेक्टर b2 प्लस इस तरीके से चलते हुए समान, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको यहां पे कंसीडर करना, प्लस xp इंटू वेक्टर bp, ये तैयार हो गया आपका a इंटू bx। लेकिन सोचो x1 x2 x3 xp, ये तो नंबर है, तो नंबर कम्यूट कर जाएंगे इनके साथ, तो दिस इज इक्वल टू x1 को बाहर निकालो, a को अंदर भेजो, x1 बाहर आया, देखना अंदर क्या गया, अंदर गया a वेक्टर b1 प्लस, अब की बात इसी तरीके से, ये तो पहला था, चलो हम इस तरीके से लिखते रहे, x1 इंटू a वेक्टर b1 प्लस x2 इंटू a वेक्टर b2 प्लस x3 इंटू a वेक्टर b3, ठीक, और प्लस अप टू सो ऑन चलते हुए प्लस xp बाहर आया, a वेक्टर bp, a वेक्टर bp, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, अब फिर इसको ना जरा मैट्रिक्स के फॉर्म में लेकर आते हैं, तो मैट्रिक्स का फॉर्म देखना वापस, सुनो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू वेक्टर bx कैन बी रिटन एज, दिमाग चलाना, मैट्रिक्स के तौर पर लिख रहे हैं, पहला कॉलम है a b1, दूसरा कॉलम है a b2, तीसरा कॉलम होगा a b3, और इस तरीके से चलते हुए लास्ट का कॉलम होगा a b p, ये तो हो गई आपकी पहली मैट्रिक्स। अच्छा, x1 x2 x3 xp इसको फिर बाहर बैठा दिया, ये देखो ये x1 x2 सो ऑन xp, जरा प्रोडक्ट लो वापस यही आएगा, a b1 इंटू x1 प्लस a b2 x2 प्लस a b3 x3 प्लस सो ऑन a bp xp, ये सामने वाली चीजें तैयार हैं। अच्छा, ये तुमको अगर याद हो तो लास्ट टाइम जो डिफरेंशियल दिखाए थे, डिफिनीशन, अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल A है और कोई मैट्रिक्स कैपिटल B है,
जिसके की कॉलम आप लिख सकते हो B1 B2 सो ऑन BP, ऐसा आप लिख सकते हो। तो जो प्रोडक्ट AB होगा ना, प्रोडक्ट AB का पहला कॉलम होगा AB1, ए दूसरा होगा AB2, लास्ट का होगा ABP। मेरे ख्याल से ये बात याद होगी, नहीं याद है तो पन्ने पलट करके वापस देखो। तो ये जो लिखा है ना, ये मैट्रिक्स A का प्रोडक्ट लिया गया है मैट्रिक्स B के कॉलम के ऊपर। तो पहला कॉलम AB1, दूसरा कॉलम AB2, तीसरा कॉलम AB3, लास्ट का कॉलम ABP। इसका मतलब दिस इज नथिंग, इट इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। दिस इज इक्वल टू ये है अपना A इनटू कैपिटल B, और ये बाहर जो नजर आ रहा है ना, ये वापस वही वेक्टर x। लो ABX इज इक्वल टू AB इनटू x, यानी चाहे आप BX का पहले मल्टीप्लाई करो फिर A का मल्टीप्लाई करो, और चाहे AB का मल्टीप्लाई कर लो फिर X का मल्टीप्लाई करो। यहां पर पता चल गया मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स और एक कॉलम वेक्टर का प्रोडक्ट एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ये पर्टिकुलर केस है। अब यहां से हम जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट A into BX is equal to AB into X। ये रहा, ये आपको मिल चुका है, जहां पर X कॉलम वेक्टर है। ठीक, लिख दो इतनी बातें, उसके बाद फिर आगे की शुरुआत करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कंप्यूट द प्रोडक्ट AB where capital A is equal to matrix 2 3 1 minus 5 and capital B is equal to 4 3 6 1 minus 2 3। अब गौर करना, पहले तो दोनों का ऑर्डर देख लेते हैं। ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 की, ठीक, और इसका देखिए तो 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। चलो, इसके अंदर कॉलम की संख्या, इसके अंदर रो की संख्या बराबर है। इट मींस आपका प्रोडक्ट पॉसिबल तो होगा, और जो नया तैयार होगा वो 2 क्रॉस 3 का होगा। अब याद करो, जो आज तक तुम लोग जानते आए हो उस तरीके से प्रोडक्ट करें। अगर देखना 2 3 लिखो, कुछ मत, सिर्फ समझो 1 माइनस 5 इनटू, इधर मैट्रिक्स बैठाया 4 3 6 1 2 3, ये रहा। अपने लोग आज तक रो बाई कॉलम वाला रूल जानते हैं। देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आप प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इधर आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां। लेकिन हम इसको अप्लाई करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हम नए सिरे से इस प्रोडक्ट को जान चुके हैं कि ये प्रोडक्ट कुछ और तरीके से भी लिखा जा सकता है। और यहाँ इस हायर लेवल पर आने के बाद ना हमको ज्यादा रिक्वायरमेंट उसकी है इन कंपैरिजन इस रूल के। ये रूल तो हमारे दिमाग में रटा पड़ा है कि आप रो बाय कॉलम प्रोडक्ट करते हो, लेकिन अब नए रूल के हिसाब से देखना, एक्चुअली वो नया रूल नहीं है, वो जनरलाइजेशन केस है, और उसी को ये सब याद करने के लिए ऐसा कुछ कर दिया गया है। देखना प्रोडक्ट कैसा होगा। सबसे पहले ना हम B के हर एक कॉलम वेक्टर को ही नए सिरे से लिखेंगे। लिखते हैं, सॉल्यूशन देखना अपने तरीके का। टेक वेक्टर B इज इक्वल टू, वेक्टर B को हम चेंज कर रहे हैं, टेक वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर B3, ऐसा लिख दिया। यानी इस पहले कॉलम को हमने B1 कह दिया, दूसरे कॉलम को हमने वेक्टर B2 कह दिया, तीसरे कॉलम को हमने वेक्टर B3 कह दिया। सबसे पहला काम तो यही किया कि हम B के जो भी वेक्टर आपको मैट्रिक्स कैपिटल B दी गई है उसको इस तरीके से किया। अब अगला काम देखना, नाउ A इंटू B इज इक्वल टू A इंटू मैट्रिक्स B को लिख रहे हैं वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर B3, ऐसा लिख सकते हैं। यानी हम इसी को, अब तो हम बाई डिफिनेशन पन्ना पलट करके जो कल डिफिनेशन लिखा है तो उसे चेक कर लेना अभी इसके पहले वाले वीडियो में। इसको हम लिख सकते हैं AB1 AB2, यानी प्रोडक्ट का पहला कॉलम AB1, प्रोडक्ट का दूसरा कॉलम AB2, प्रोडक्ट का तीसरा कॉलम हो गया AB3। थोड़ी देर के लिए ना इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब आओ बारी बारी AB1 AB2 AB3 कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान देना, AB1 इज इक्वल टू, पूरी मैट्रिक्स कैपिटल है यहां पर रख दो, मैट्रिक्स अपनी 2 3 1 माइनस 5, ये रहा, इनटू B1। देखना B1 अगर देखा जाए तो पहला कॉलम है 4 1। आओ पुराने नियम पर चलते हैं, लिखना कुछ मत, अब रुक जाना, बिल्कुल ना लिखना। पुराने नियम के हिसाब से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, ऐसा लिख रहे हैं, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1
इंटू 4 और प्लस -5 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान देना, इसको वास्तविकता में तोड़ करके अगर लिखना दो मैट्रिक्स के तौर पर, तो ये लिखा क्या है, दिस इज इक्वल टू, दिमाग चलाना, ये लिखा गया 2 इंटू 4 1 इंटू 4 पहला कॉलम वेक्टर, और प्लस इसमें जोड़ा गया है 3 इंटू 1 -5 इंटू 1, 3 इंटू 1 -5 इंटू 1, ऐसा। ये जरा जोड़ो, वापस वही आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 पहला बना, 1 इंटू 4 प्लस -5 इंटू 1 दूसरा बना। अच्छा, यहाँ क्या पूरे में से 4 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर का हर जगह पर मल्टीप्लाई है तो आप उसमें से उस नंबर को कॉमन कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 1, ये रहा। अच्छा, यहां से देखो 1 को कॉमन कर सकते हैं, प्लस 1 इंटू 3 -5। अब जरा कंपैरिजन करो, 2 1 को देखना, 2 1 इज द कहां गया, मैट्रिक्स कैपिटल ए, 2 1 इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, मिला। और जिस वक्त आप कैपिटल ए का पहला कॉलम इस्तेमाल कर रहे हो, उस वक्त आप यहां मल्टीप्लाई जिससे करो, कोफिशिएंट के तौर पर आप b1 का पहला एंट्री ले रहे हो। ध्यान से फिर वापस समझना, जब आपने a b1 निकाला तो a b1 करने के दौरान आपने कैपिटल ए का पहला कॉलम लिया, उसमें आपने मल्टीप्लाई किया b1 की पहली एंट्री से, यानी इसका कोफिशिएंट ये बना। अच्छा, जिस वक्त आप अगला देखना 3 -5, तो 3 -5 is the second column of matrix capital A, and then you use the second coefficient, second entry of the B1 as the coefficient, यानी आप इसको सीधे सीधे तौर पर, ये सारा पचड़ा हटाओ, हम इसको सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पहला कॉलम तो पहली एंट्री 4 इंटू 2 1, अच्छा दूसरा कॉलम तो दूसरी एंट्री प्लस 1 इंटू 3 -5। वास्तविकता देखी जाए ना, तो आपने कैपिटल ए के कॉलम को आपस में जोड़ दिया है, लेकिन इनको जोड़ने से पहले कॉलम में पहली एंट्री का मल्टीप्लाई किया, दूसरे कॉलम में दूसरी एंट्री का मल्टीप्लाई किया। इसको कहा जाता है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये शब्द आता है, ये लीनियर अलजेब्रा का शब्द है, यहां इस्तेमाल हो रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसको जोड़ा आपने कैपिटल ए के कॉलम को जोड़ा, ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए, कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए। इसका मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि जो आपका प्रोडक्ट ए बी है उसका पहला कॉलम ए बी वन है, और जो ए बी वन है वो वास्तविकता में कौन है, ए बी एन कुछ और नहीं, कैपिटल ए मैट्रिक्स के ही कॉलम का जोड़ है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हुए। आपने पहला कॉलम लिया तो पहली एंट्री को कोफिशिएंट बनाया, प्लस आपने दूसरा कॉलम लिया तो दूसरी एंट्री को कोफिशिएंट बनाया। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए यूजिंग द एंट्रीज ऑफ b1 एज द कोफिशिएंट। जब आप इसकी एंट्री को कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी हम ये सारा पचड़ा यहां से ऐसा कुछ ना करते हुए सीधे लिख सकते हैं। सीखो इस बात को, आप ये प्रोडक्ट करना है, चाहे तो सीधा प्रोडक्ट और चाहे आप ये करो, पहली एंट्री उठाओ 4, तो ये पूरी पहला कॉलम ले लो 2 1, ये रहा, दूसरी एंट्री उठाओ प्लस 1 इंटू दूसरा कॉलम ले लो 3 -5, और देखो क्या आएगा, ये अपने पास आएगा 4 दूनी 8, 3 1 के 3, 8 2 10 1 11, 4 1 के 4, और यहां से कितना -5 प्लस 4 -5 -1। लो पहला कॉलम मिल गया, ए बी वन आपको मिलेगा 11 -1। अगला आना जरा ए बी टू पर निगाह डालना, ए बी टू इज इक्वल टू, पहले तो मैट्रिक्स कैपिटल ले लो 2 3 1 -5, और सुनना बी टू देखना, बी टू अपने पास है 3 -2, रूल अप्लाई करो, रूल अप्लाई, ये कुछ नहीं होने वाला, आप कैपिटल ए के कॉलम को आपस में जोड़ रहे हो, इनको एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त पहला कॉलम उठाओगे पहली एंट्री का कोफिशिएंट होगा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू फर्स्ट कॉलम 2 1, जिस वक्त आप दूसरा कॉलम उठाओगे दूसरी एंट्री को कोफिशिएंट के तौर पर लोगे, प्लस -2 इंटू सेकंड कॉलम कितना 3 -5, ये रहा, एंड दिस इज इक्वल टू, देखना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, वो भी कैसा माइनस के साथ, यानी पहली एंट्री हुई 0। अब सुना 3 1 के 3 और 5 दूनी 10 माइनस प्लस 10 3 13, ये रहा, यानी प्रोडक्ट ए बी का सेकंड कॉलम जो भरा जाएगा वो 0 13 भरा जाएगा। अगला ए वेक्टर b3 इज इक्वल टू, वापस मैट्रिक्स लेना 2 1 3 -5, ये रहा, और इनटू जरा b3 देखना, b3 वो है 6 3
6 3। इसका मतलब ये कुछ नहीं, पहला कॉलम उठाओ, पहली एंट्री को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करो। 6 इंटू पहला कॉलम 2 1 2 1। अच्छा फिर सुनना, दूसरा कॉलम उठाओ तो दूसरी एंट्री को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करो, प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5 3 माइनस 5। फिर देखना कितना आएगा, 6 दूनी 12 3 त्रिका 9 12 8 20 1 21, ये आ गया 21। अगला 6 1 के 6 और 3 बचे 15, प्लस 6 माइनस 15, 6 4 10 5 15 5 4 9 माइनस 9, ये रहा। इसका मतलब इन सब को उठा करके 1 में लिखना, यूजिंग दीज इन 1, यूजिंग दीज इन 1। इनको जिस दिन हम इक्वेशन नंबर 1 में रखे हैं ना, देखो अपने को प्रोडक्ट ए बी मिल चुका है। प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू बी, ये ए बी वन देखो, ए बी वन कितना है 11 माइनस 1, ए बी टू देखो कितना है 0 13, ये रहा। ए बी थ्री कितना है 21 और माइनस 9। लो प्रोडक्ट ए बी आ, दिस इज द प्रोडक्ट ए बी। पुराने नियम को बिल्कुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन ये नया नियम हमको सीखना पड़ेगा। ये नया नियम हमें पता चल गया तो अब आगे इसी नए नियम के आधार पर हम इस बात को कहेंगे कि प्रोडक्ट ए बी और बी ए इन जनरल आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये बात हम अभी से कह दे रहे हैं। देखना, जब आप ए बी बनाते हो, गौर करना, जिस वक्त आप ए बी डिजाइन कर रहे हो उस वक्त आपका पहला कॉलम ए बी वन है, और वास्तविकता में देखो ए बी वन कौन है, ए बी वन इज नथिंग, इट इज द, हिंदी में लीनियर कॉम्बिनेशन तुमको दिक्कत लगेगी, ए बी वन कुछ और नहीं है, पहला कॉलम ए बी वन मैट्रिक्स कैपिटल ए के कॉलम का जोड़ है, मैट्रिक्स कैपिटल ए के कॉलम का जोड़ है। कैसे? मैट्रिक्स कैपिटल बी के फर्स्ट कॉलम को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हुए। ए बी टू कुछ नहीं, ये मैट्रिक्स कैपिटल ए के कॉलम का जोड़ है, बी टू के एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हुए। ए बी थ्री कुछ और नहीं, ए बी थ्री कैपिटल ए के कॉलम का जोड़ है, बी थ्री के एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हुए। जरा कहानी पलटो, बी इंटू ए जिस दिन डिफाइंड हो जाता, मतलब बी में कॉलम की संख्या ए में रो की संख्या के अगर बराबर हो गई होती तो सोचो ए बी वन क्या लिखा जाता, ए बी वन इज इक्वल टू मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल ए, मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू द सेकेंड कॉलम ऑफ कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल ए के पास। लेकिन ये बातें तब आप करते हैं ना जब ये डिफाइंड हो रहा होता। इसी तरीके से मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू थर्ड कॉलम ऑफ कैपिटल ए, मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू फोर्थ कॉलम ऑफ कैपिटल ए, सो ऑन चलता जाता जब तक आपके कॉलम खत्म ना होते। अब गौर करना क्या मिलता, इसका मतलब प्रोडक्ट बी ए का फर्स्ट कॉलम बी के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी बी के कॉलम का जोड़ है। प्रोडक्ट बी ए का सेकेंड कॉलम बी के कॉलम का जोड़ है। जिस वक्त आप ये तैयार कर रहे थे ए के कॉलम का जोड़ बना रहे थे, अब आप बी के कॉलम का जोड़ बना रहे हो। जब कैपिटल ए कैपिटल बी के कॉलम डिफरेंट हैं तो क्या जरूरी है कि इनके कॉलम का जोड़ हमेशा बराबर बैठे? वो डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है इन जनरल ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि जब आप ए बी बनाते हो तो आप कैपिटल ए के कॉलम को जोड़ रहे होते हो और इसके एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हो। जब आप बी ए बनाते हो तो आप बी के कॉलम को जोड़ रहे होते हो और इसके ए के एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हो। यहाँ आप ए का कॉलम जोड़ रहे हो, यहाँ आप बी का कॉलम जोड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात हरदम ये रिजल्ट बराबर आए इस गारंटी नहीं है। ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द प्रोडक्ट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। लिख डालो पहले इतना पूरा, ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक, इसके बाद फिर तुरंत अगला देखना। यहां से जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बात आई है ना उसको रिमार्क करके लिखना। रिमार्क बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। रिमार्क, रिमार्क में लिखना ईच कॉलम ऑफ प्रोडक्ट ए बी, ईच कॉलम ऑफ प्रोडक्ट ए बी। जब आप प्रोडक्ट ए बी कर रहे हो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इस प्रोडक्ट का जो हर एक कॉलम होता है, इस कॉलम ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इज अ लीनियर, लीनियर का मतलब डिग्री 1 रखते हुए, जो आपने पावर लगाई ना वो डिग्री 1 रखते हुए। हमने किसी भी वेक्टर का स्क्वायर नहीं किया, सारे वेक्टर की डिग्री अभी कितनी रखे हैं 1। फिलहाल के केस में ना अभी लीनियरिटी को ऐसे ही समझो। ठीक, ए बी इज द लीनियर, और फिर हम क्या करें जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब कंबाइंड करना, कंबाइंड से निकला है कॉम्बिनेशन।
तो ईच कॉलम्स ऑफ ए बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है? सोचो जब आपने पहला कॉलम बनाया ना, ईच कॉलम ऑफ ए बी, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी इज द ए बी वन, और ये है कौन? ये कैपिटल ए मैट्रिक्स के कॉलम का जोड़ है, यानी कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन है। कैसे? इस तरीके से आप प्रोडक्ट ए बी का पहला कॉलम बना रहे हो, पहला कॉलम, तो आपने B1 के एलिमेंट को पहला बना रहे हो तो B1 के एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल किया। आप दूसरा कॉलम बना रहे हो तो B2 के एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल किया। आप तीसरा बना रहे हो तो आपने B3 को इस्तेमाल किया। यानी आप जिस नंबर का कॉलम बना रहे हो प्रोडक्ट में, उसी नंबर के कॉलम के एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हो। इसी को लिख रहे हैं, ईच कॉलम ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज अ लीनियर combination of columns of capital A. Linear combination of columns of capital A. प्रोडक्ट ए बी का प्रत्येक कॉलम लीनियर कॉम्बिनेशन यानी एक जोड़ होता है, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी पर जोड़ होता है कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए के कॉलम्स का जोड़ होता है। यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूजिंग कोफिशिएंट फ्रॉम द या कोफिशिएंट का ही एक नाम और होता है ना, वेट कहा जाता है। तो चाहे कोफिशिएंट लिखो चाहे वेट लिखो, आप वेट लिख सकते हो नई वर्डिंग में, यूजिंग वेट्स। जिनको दिक्कत लगे ना वो वेट्स की जगह कोफिशिएंट कर सकते हैं। वेट्स और कोफिशिएंट एक ही बात है। Each columns of product AB is the linear combination of columns of capital A using weights from the corresponding column of capital B, from the corresponding column of capital B। जैसे आपसे कहा गया ना कि आप प्रोडक्ट ए बी का छठवां कॉलम बनाओ, छठवां कॉलम यानी AB6 आपको बनाना है, तो आप कैपिटल ए के कॉलम को सजा लीजिए। पहला काम ध्यान से सुनना, किसी ने कहा ना आपने को AB6 बनाना है, ये छठा कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का छठा कॉलम AB6 होगा। तो एक काम करो, पहला काम ये करो ना, तुरंत कैपिटल ए का पहला कॉलम प्लस कैपिटल ए का दूसरा कॉलम प्लस कैपिटल ए का तीसरा कॉलम, इस तरीके से चलते हुए लास्ट में कैपिटल ए का छठा कॉलम लिख दिया। ये हुआ। अब गौर करना, B6 को देखो, यानी मैट्रिक्स कैपिटल बी का छठा कॉलम देखो, और छठे कॉलम से 1 बाय 1 कोफिशिएंट उठाते जाओ, यहां लगा दो x1 x2 x3 और ये x6, और बस प्रोडक्ट करके आपस में जोड़ दो। एग्जांपल के तौर पर देखना, तुरंत इस बात को सीखना पड़ेगा, ये बड़ी अच्छी चीज है, आपको एसोसिएटिविटी में बड़ा आराम देगी प्रूफ करने में। प्रॉब्लम देखना है, किसी ने कह दिया फाइंड फिफ्थ कॉलम ऑफ प्रोडक्ट ए बी, फाइंड द फिफ्थ कॉलम ऑफ प्रोडक्ट ए बी, ठीक। और किसी ने दे दिया वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं 2 क्रॉस 5, 1 2 3 4 5 2 3 1 2 1, ये कैपिटल ए है। कैपिटल ए का ऑर्डर देखना 2 क्रॉस 5 का हो गया, ठीक। और कैपिटल बी हमको दिया जा रहा है एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू, इसको हम ले रहे हैं 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 4 2 1, ऐसा ले लिया। तो गौर करो कैपिटल ए है 2 गुणे 5 का और कैपिटल बी कितने का है 1 क्रॉस 5 का। क्या अभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है? दुनिया कहेगी अभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जरा गौर करो कैपिटल ए में कुल कितने कॉलम है 5 और कैपिटल बी में कुल कितनी रो है 1, तो वो है 2 क्रॉस 5, यानी कैपिटल ए है 2 क्रॉस 5 और कैपिटल बी है 1 क्रॉस 5। आज की तारीख में ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। जिसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है उसका पांचवा कॉलम क्या खाक निकालोगे? सीधे लिखना हियर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, सो नो आंसर। सॉल्यूशन में सीधे लिख देना, सॉल्यूशन हियर प्रोडक्ट ए बी नॉट पॉसिबल
इसका मतलब पूछने वाले ने आपसे गलत ही पूछा। जो आप पांचवा कॉलम तो तब निकालोगे ना जब इनके प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट में पांचवा कॉलम आएगा, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ये बात है लिख देना। अच्छा, अब दिखाते हैं जहां प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और आपसे कोई पर्टिकुलर कॉलम मांगेगा, तब की बात कर लेते हैं। गौर से सुनना, प्रॉब्लम है इफ मैट्रिक्स कैपिटल A, if matrix capital A is equal to 1 2 3 4 2 1 3 2 2 ऐसा दिया किसी ने, और कैपिटल B किसी ने दे दिया कैपिटल B is equal to 2 3 2 4 2 2 3 2 1 ऐसा दिया। लो, आज की तारीख में ये भी 3 गुणे 3 की है, वो भी 3 गुणे 3 की है। फाइंड सेकेंड कॉलम, फाइंड सेकेंड कॉलम, या हाँ ठीक है सेकेंड कॉलम ही मानते हैं। फाइंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए बी एंड सेकेंड कॉलम ऑफ प्रोडक्ट बी ए, दोनों कह रहा है आपको ए और बी दोनों मैट्रिक्स दे दिया और आपसे कह रहा है आप मैट्रिक्स ए बी का सेकेंड कॉलम बताइए और मैट्रिक्स बी ए का भी आप सेकेंड कॉलम बताइए। चलो चेक करते हैं। आप तो अपने पास रूल है, सबसे पहला काम करो ना, सॉल्यूशन ऐसे दिया करो, सॉल्यूशन ए बी बराबर, पहले प्रोडक्ट ए बी तैयार कर लो। ध्यान देना, कैपिटल ए है 3 क्रॉस 3 की, कैपिटल बी है 3 क्रॉस 3 की, बी भी अपनी 3 क्रॉस 3 की, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो भी होगा 3 क्रॉस 3 का। तो देखना, पहला कॉलम होगा ए बी 1, दूसरा कॉलम होगा ए बी 2, तीसरा कॉलम होगा ए बी 3, ये तो हो गया इनका। अच्छा, जरा बी ए का भी देख लो हाल। बी है 3 गुणे 3 का, ए है 3 गुणे 3 का, तो प्रोडक्ट भी आएगा 3 गुणे 3 का। लेकिन अब बी ए का पहला कॉलम क्या होगा? बी ए का पहला कॉलम होगा कैपिटल बी इंटू वेक्टर ए वन। ए वन कौन? ए वन इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल ए, ये होगा वेक्टर बी इंटू ए टू, ए टू इज द सेकेंड कॉलम ऑफ ए, और ये होगा बी ए 3। ये दोनों हमने 1 बाई 1 लिख दिया। डिमांड किसकी है? सेकेंड कॉलम की डिमांड है। गौर करो, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में तब बराबर होंगी ना जब इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर हो, यानी पहला कॉलम पहले कॉलम के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तीसरा तीसरे के, तब आप कहोगे ए बी बराबर बी ए। चलो हम चेक भी कर लेंगे यहीं से कि क्या ऐसे केसेस में अभी ए बी बराबर बी ए आ रहा है। इनके लिए देखना, सेकेंड कॉलम मांगा है तो ए बी 2 इज इक्वल टू, दिमाग दौड़ाना, कैपिटल ए के कॉलम को पहले सजा दो। तो कैपिटल ए का कॉलम देखना, कैपिटल ए का कॉलम है 1 4 3, ये कैपिटल ए का कॉलम है। इत्मीनान से इसको सीखो। कैपिटल ए का दूसरा कॉलम सजा दो, दूसरा कॉलम है 2 2 2। अच्छा, कैपिटल ए का तीसरा कॉलम देख लो, तो तीसरा कॉलम है 3 1 2, ये रहा। अब एक काम करो, B2 देखना, B2 कहां मौजूद है? ये रहा B2, दिस इज द वेक्टर B2। पहले कॉलम के आगे पहली एंट्री को एज अ कोफिशिएंट बैठाओ, दूसरे कॉलम के आगे दूसरी एंट्री को एज अ कोफिशिएंट बैठाओ, तीसरे कॉलम के आगे तीसरी एंट्री को एज अ कोफिशिएंट बैठाओ। मतलब जिस नंबर का कॉलम लिया उसी नंबर की एंट्री को एज अ कोफिशिएंट बैठाओ। तो ये होगा इंटू 3 प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस। देखना क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, कॉलम देखना, 3 1 के 3, 2 दूनी 4, 4 3 7 और 3 दूनी 6, ठीक, 6 6 12 1 13, ये आ गया 30। अगला देखना, 3 चौक 12, ये हो गया, 2 दूनी 4, 12 4 16 और देख के 2 16 2 18, ये हो गया 18। अच्छा, अगला देखना, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 1 10 3 13, ठीक, और यहां से 2 दूना 4, 13 4 17, ये हो गया AB2। दिस इज द सेकंड कॉलम ऑफ प्रोडक्ट AB। ये आपको सेकंड कॉलम मिल गया, आपको पूरा प्रोडक्ट करने की कोई नीड नहीं है। आ जाओ इसका सेकंड कॉलम निकालते हैं। तो गौर करना, BA2 इज इक्वल टू, सुनो, आपकी कैपिटल B के कॉलम को ऐसे सजा दो और A2 यानी कैपिटल A के सेकंड कॉलम के एलिमेंट को एज अ कोफिशिएंट ट्रीट कराओ। देखना, कैपिटल B का पहला कॉलम, कैपिटल B का दूसरा कॉलम और कैपिटल B का तीसरा कॉलम, 3 कॉलम बैठा है। पहले कैपिटल B का पहला कॉलम देखना, पहला कॉलम है 2 4 और कितना 3। कैपिटल B का दूसरा कॉलम देखना, 3 2 2। कैपिटल B का तीसरा कॉलम देखना, 2 2 -1। अब एक काम करो, A2
कैपिटल ए का सेकंड था और कोफिशिएंट के तौर पर 2 + 2 + 2 ये रहा। जरा देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 4 10, 10 4 14। लो पहला ही डिफरेंट आ गया 14 और ये कितना था 13। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 और यहाँ से 2 दूनी 4, 12 4 16, ये हो गया 16। लो ये भी डिफरेंट आ गया। अगला 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 और 10 में से 2 गए 8। लो ये रहा। जब आपने ए बी का सेकंड कॉलम बोला ना तो ए बी का सेकंड कॉलम आपका ये आ रहा 13 18 13। और जब आपने बी और ये क्या कर दिया ये, हाँ ठीक ठीक ये सही था, b into a2 दिस इज द सेकंड कॉलम ऑफ ba, ये निकाला है ba2। जब आपने ba2 निकाला तो ba2 आया 14 16 8, यानी प्रोडक्ट ab का सेकंड कॉलम ये है और प्रोडक्ट ba का सेकंड कॉलम ये है। जिनके ये कॉलम ही आपस में बराबर नहीं है, आप उस मैट्रिक्स को कैसे बराबर करोगे? ठीक, क्लियरली स्पष्टता, क्लियरली प्रोडक्ट AB डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट BA। भले दोनों ही 3 × 3 के तैयार होंगे, लेकिन आज की तारीख में ये दोनों बराबर होने वाले नहीं है। ये होता है एक नए तरीके से निकालना। प्रोडक्ट AB डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट BA, नोट कर लेना उसे। इस वीडियो में इतना ही, इस पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक आध दो और अपने हिसाब से सोच करके। उसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम एसोसिएटिविटी दिखाएंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव के लिए बोल चुका है। जब आप ए बी करते हो ना, ए बी, तो ए बी का मतलब आप कैपिटल ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे होते हो, और जब आप बी ए करते हो तो आप बी के कॉलम का जोड़ कर रहे होते हो। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के कॉलम डिफरेंट होंगे तो हरदम ये दोनों बराबर आएंगे कंपलसरी नहीं है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इसीलिए कम्यूट तो नहीं करने वाला है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी बातें अगले लेक्चर में।